इस कार्यक्रम के मकसद को आगे ले जाना है। आप सबका मैं विभू कृष्णा इस मंच से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कुछ ही क्षणों में हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अजय टम्टा जी का आगमन होगा और उसी के साथ हमारे सभी गणमान्य अतिथि और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आप सबको अपने व्याख्यान से अवगत कराएंगे। साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को मिलेट्स के लिए जो वर्ष घोषित किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारे राज्य को, हमारे जिले को, हमारे कृषकों को, हमारे क्रेता विक्रेताओं को इसका क्या लाभ होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि मडवे से मिलेट्स तक का सफर जब चलता है, जब नजरिया बदलता है, चीजें बदलती हैं, उसका जायका बदलता है तो उसका लाभ भी होता है, उसकी कीमत बदलती है और कीमत बदलकर हम सबका जीवन कैसे बदलेगा और पहचान कैसे बनेगी। आज का ये भव्य कार्यक्रम इसी पर आयोजित किया गया है। अवार्ड है, आप वहाँ क्या कमी रह जा रही है कि फिर भी हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे। शायद हमारे नजरिए में कमी है। एक गड्ढा भी खोदेंगे तो उसके लिए भी हमें बजट चाहिए। जब हम अपनी मेहनत करेंगे और उसको एक प्रॉपर लक्ष्य की तरह निर्धारित करेंगे तो शायद हम भी उस प्रतियोगी पक्ष में खड़े हो पाएंगे। प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय सांसद श्री अजय टम्टा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और हम अपने जिलाधिकारी महोदया का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं और हम सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करेंगे शुभारंभ करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारी जिलाधिकारी महोदया डॉक्टर R.K. खुल्बे जी श्री। इसी क्रम में डॉक्टर R.K. खुल्बे जी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान। और इसी क्रम में श्री योगेश भट्ट जी इंक्यूबेशन मैनेजर ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर उत्तराखंड और श्री सुशील शाह जी अध्यक्ष नगर व्यापार मंडल। एक बार सभी के लिए और आप सबके लिए भी जोरदार तालियों से। खाद्य पदार्थ और फाइबर के साथ ही पशु चारे के तौर पर भी किया जा सकता है। देश के कई तरह के मोटे अनाज की किस्में हैं जिनमें इनका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इस्तेमाल करने की काफ़ी गुंजाइश है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तौर और अनेक कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इनमें जो कदन्न फसलें हैं इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये सबसे प्राचीन फसलों में गिनी जाती हैं। अगर हम वर्तमान फसलों की बात करें तो आज से सैकड़ों वर्ष पहले ये सारी फसलें एक तरह की घासें थी और सैकड़ों वर्ष के दौरान हमारे पूर्वजों ने, हमारे कृषकों ने इनमें चयन कर इनको खाद्य के लायक बनाया है और इतने वर्षों की मेहनत के बाद, इतने वर्षों के चुनाव के बाद आज ये उस रूप में है जिस रूप में आज हम इन्हें देखते हैं। और इन फसलों का जो चुनाव हुआ है ये उन परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है। और कदन्न फसलों की हम बात करें तो इनका जो चुनाव हुआ है, इनका जो विकास हुआ है उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ या तो पानी की कमी थी या जो मिट्टी थी उनकी उर्वरता कम थी या ऐसी अन्य विषम परिस्थितियां थी जिनमें गेहूं और धान जैसी फसलें नहीं हो सकती थी। चूँकि इन फसलों का चुनाव उसी प्रकार से हुआ है, उन परिस्थितियों में हुआ है, तो आज भी वो सारे गुण इन फसलों में मौजूद हैं। कदन्न फसलों की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कठोर किस्म की फसलें हैं। यानी अगर हम इन्हें अनुकूल परिस्थिति नहीं भी देते हैं
तो ये हमें अच्छी उपज देती हैं। ये सूखी जगहों में जहाँ की मंडुआ, जहाँ की धान, गेहूँ और अन्य महत्वपूर्ण फसलें नहीं हो सकती हैं, वहाँ भी ये हमें काफ़ी अच्छी उपज देती हैं। चाहे हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें या ऐसे जनजातीय इलाकों की बात करें, हमारे देश का जो मध्य भाग है जहाँ की अक्सर पानी की कमी रहती है, तो उन इलाकों में भी ये जो फसलें हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से उगती हैं और काफ़ी अच्छी फसल देती हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिनमें किसान भरोसा कर सकता है। अगर हम धान की बात करें, माना किसी वर्ष अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो हमारी धान की फसल अच्छी नहीं होती है, या ये भी हो सकता है किसी साल वर्षा की कमी की वजह से हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन जो कदम्य फसलें हैं ये अगर एक बार किसान ने खेत में डाल दी तो ये हमें कुछ न कुछ इनसे हमें उपज मिलती है। तो ये एक ऐसी फसल है जो कि हमें, जो किसानों को एक आश्वस्त देती है कि अगर हमने इनकी खेती की है, अगर हमने इन्हें खेत में बोया है तो इनसे हमें कुछ न कुछ अनाज मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कदम्य फसलें दरअसल हैं क्या। फसलों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो हमारी प्रमुख फसलें हैं जिनमें गेहूँ, धान और मक्का जैसी धान्य फसलें आते हैं। उसके बाद में फसलों का दूसरा समूह है जिन्हें हम कदम्य फसल कहते हैं। इन कदम्य में भी दो समूह हैं, एक जो मोटे कदम्य हुए, एक जो सूक्ष्म कदम्य हुए। मोटे कदम्यों में हम इसमें ज्वार आता है और बाजरा आता है। ये जो दोनों फसलें हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं के बराबर लगाई जाती हैं। इनकी खेती मुख्य रूप से राजस्थान, बाजरा की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, महाराष्ट्र में होता है। बाजरा की बात करें, ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र है, उसके साथ में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें कि ज्वार और बाजरा काफ़ी होता है। और सूक्ष्म कदम्यों की बात करें तो इनमें सबसे प्रमुख फसल है मंडुआ, उसके बाद फिर झंगोरा है, उसके बाद कोणी है, चीणा है, एक कुटकी है, और उसके बाद एक कोदो मिलेट है। कोदो मिलेट, कुटकी ये उत्तराखंड में नहीं होते हैं। उत्तराखंड की जो मुख्य फसलें हैं वो मंडुआ है, और उसके बाद में झंगोरा है, कोणी है, और कुछ मात्रा में चीणा भी लगाया जाता है। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनकी न सिर्फ आश्वस्त उपज मिलती है बल्कि पोषण की दृष्टि से भी ये धान और गेहूं जो फसलें हैं इनसे अधिक पौष्टिक हैं। अगर हम मंडुआ की ही बात करें तो मंडुआ में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। कैल्शियम की मात्रा जो इसमें है वो गेहूं से लगभग 4 गुना ज़्यादा है, और धान से लगभग 8 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है। तो पोषण की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसलें हैं। दूसरी जो इनमें विशेष बात है, ये आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बहुत ही अच्छी फसलें हैं। किसी वर्ष अगर बारिश देरी से होने की वजह से अगर आप धान नहीं लगा पा रहे हैं और अगर आप मंडुआ या झंगोरा लगाते हैं तो उस छोटे समय से ही ये जो फसलें हैं आपको उपज दे देती हैं। तो आपातकालीन बुआई के लिए भी ये फसलें बहुत महत्वपूर्ण हैं।